क्या होगा जयराम का, जयराम महतो का आखिरकार क्या होगा? वो कौन शख्स है जो जयराम महतो को जेल भेजना चाहता है? वो कौन शख्स है जो जयराम महतो को जेल जाने से ठीक पहले ऐन वक्त पर निकाल ले जाता है? ऊपर बैठे वो कौन सफेद पोश हैं जो सारा ड्रामा रचते हैं? आखिर जयराम के होने और जेल में होने, चुनाव में होने और जेल में होने से सबसे ज्यादा फर्क और सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचने वाला है? जब फायदा पहुंचेगा तो किसी को नुकसान भी तो पहुंचेगा। नुकसान और फायदे के इस खेल में जयराम को हाशिए पर डाल दिया गया है। राजनीति में पहली बार किस्मत आजमाने उतरा जयराम महतो कहीं ना कहीं उलझ गया है। युवा की शक्ति है उसके साथ, युवाओं की भीड़ है उसके साथ, जीत की लोग उसकी कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसके काफी फॉलोअर्स हैं जो दिन रात जयराम महतो के लिए कैंपेन चला रहे हैं बाकायदा। लेकिन आखिर ये लीगल टेक्निकलिटीज, जिसको हम कहें औपचारिकता, कानूनी औपचारिकताओं से बच कैसे गया जयराम? अगर जयराम को यह जानकारी नहीं थी कि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, तब तो फिर चुनाव लड़ना बेकार है कि ऐसे में आप एक क्षेत्र को कैसे चलाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब आपको अपने केसेस के बारे में जानकारी नहीं है? अगर जानकारी थी और आप उदासीन थे, किसके भरोसे उदासीन थे आप? कौन संरक्षण दे रहा था आपको कि आप इतने उदासीन थे? क्योंकि यह तो नियम है कि अगर गैर जमानती वारंट होगा तो आपको नामांकन के वक्त नामांकन करने के साथ ही जेल जाना होगा। या तो आप गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे या आप सरेंडर करके जेल जाएंगे। दर्जनों उदाहरण है, कामेश्वर बैठा उसके उदाहरण है, कई और उदाहरण है इस मामले में। पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जयराम पर। आज जयराम पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने विचार रखे, लेकिन इस पूरे कुनबे में अकेला जयराम महतो अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। क्योंकि 11 लोगों के खिलाफ बोकारो के सिटी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई। 3 लोग बागमारा से गिरफ्तार किए गए और 3 लोग बोकारो से गिरफ्तार किए गए। कुल 6 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। जयराम महतो का क्या होगा? गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम, 30 घंटे से ज्यादा से सुराग नहीं, चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, जिला प्रशासन से मांगा जवाब। गिरिडीह सीट से चुनाव मैदान में उतरे जयराम महतो का पिछले 30 घंटे से ज्यादा वक्त से कोई अता पता नहीं है। पुलिस अब तक जयराम महतो को खोज पाने में नाकाम रही है। हालांकि पुलिस ने जयराम महतो की फरारी मामले में बोकारो के बीएस सिटी थाने में 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जयराम महतो के फरारी में मदद करने के आरोप में बोकारो से 3 और बाघमारा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। ऑलरेडी वो एक रिपोर्ट मांगा गया, आज हम लोग का कमीशन का रिपोर्ट भेजेंगे। इसमें 2 तरह का है। एक लॉ का वायलेशन भी हुई थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने वो केयरलेस बोले नहीं, मतलब अपनी ड्यूटी है, वो दोनों में ऊपर कार्रवाई हुई। बुधवार को जयराम महतो ने गिरिडीह सीट से भरा नामांकन का पर्चा। नामांकन के बाद रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव मामले में हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जयराम महतो को सभा करने की दी गई इजाजत। सभा को संबोधित करने के बाद पुलिस को चकमा देकर जयराम महतो फरार। विधानसभा घेराव मामले में नगड़ी थाने में दर्ज है केस, जारी हुआ है वारंट। निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र के मुताबिक जयराम पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले गिरिडीह, जोड़ापोखर, मधुबन, बलियापुर, तोपचांची, मांडू, सिंदरी और जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सभा की इजाजत क्यों दी? सवाल यह है कि इसके इशारे पर जयराम महतो को छूट दी गई। इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद भी है? पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पहले पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर गिरफ्तार करने के बाद किस तरह से अनुमति दी जाती है सभा की, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक बार गिरफ्तार कर लिया, फिर कैसी अनुमति? यानी गिरफ्तारी में वो सभा को संबोधन कर रहे हैं और उसके बाद सभा को संबोधन करने के बाद पुलिस गिरफ्तारी में रहने के बाद वो ओझल हो जाते हैं। तो ये पुलिस कब तक कहेगी कि मिस्टर इंडिया का खेल उनके साथ खेला जा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना इस तरीके से
पुलिस की कस्टडी में होने के बाद कोई व्यक्ति गायब हो जाए तो ये तो पूरे पुलिस या तंत्र और राजतंत्र पर सवाल खड़े करता है और हमें लगता है पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। इधर जेएमएम और कांग्रेस साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस को संजीदा होकर पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को संजीदा होना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर अगर गिरफ्तारी का वारंट है और वो व्यक्ति अगर प्रशासन के सामने, प्रशासन के अधिकारियों के नज़रों के सामने अगर निकल जाता है तो स्वाभाविक तौर पे ये कानून का उल्लंघन है और प्रशासन को संजीदा होना चाहिए और प्रशासन को इस दिशा में संजीदा होकर कार्रवाई करनी चाहिए। जयराम महतो को तो खुद सरेंडर कर देना चाहिए और फिर अदालत से बेल की गुहार लगानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस ने कुछ रणनीति बनाई होगी और बेहतर तो रांची पुलिस ही बता पाएगी। उनका वो किस परिस्थिति में गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया वो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। बुधवार को नामांकन दाखिल करने के बाद बोकारो में रांची पुलिस ने जयराम को हिरासत में लिया था। 2022 में विधानसभा घेराव के मामले में रांची की नगरी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम गिरफ्तारी का वारंट लेकर बोकारो पहुंची थी, लेकिन बाद में जयराम महतो को चास में सभा करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद जयराम महतो ने खुली जीप के बोनेट पर सवार होकर काफी देर तक भाषण दिया, लेकिन संबोधन के बाद जयराम महतो ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और इसी दौरान जयराम महतो रफू चक्कर हो गए। तब से अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से राकेश और शाहनवाज की रिपोर्ट। ले लिया, जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया है। 30 घंटे से फरार है जननेता। जननेता जिनको सांसद का चुनाव लड़ना है, जननेता जिनको आगे चलकर अपने क्षेत्र की बातों को प्राथमिकता से सदन में रखनी है, सर्वोच्च सदन में रखनी है, लोकसभा में रखना है, वो जननेता पिछले 30 घंटे से अपराधियों की तरफ फरार है। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या है वो राजनीतिक कारण, विश्लेषण करेंगे अतिथियों से। लेकिन पहले एक बार चलते हैं अपने सहयोगी सुरेंद्र के पास, जो सुरेंद्र जुड़े हुए। सुरेंद्र, काफी दिनों से आप जानते हैं जयराम महतो की राजनीति को, आप समझते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत कर लेते हैं हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं। ऋषिकेश, स्वागत करते हैं आपका। सुरेंद्र, पहला सवाल तो आपसे, 30 घंटे से ज्यादा हो गए जयराम महतो फरार हैं। जयराम महतो का कोई अता पता नहीं, लेकिन 11 लोग नामजद बना लिए गए, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ऐसे में राजनीति कैसे चलेगी फरार होकर? देखिए जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना सही है। जब नेता ही फरार हो जाए और उस वक्त फरार हो जाए जब लोकसभा का चुनाव का नामांकन करने आता है और जब उसे जनता की उम्मीदों पर खड़ा होना होता है, और वैसे में जनता के सामने वह एक वादा करता है, पुलिस से जनसभा में गिरफ्तारी के बाद जाने की बात कहता है और उसी जनसभा में चोरी छिपके वहां से फरार हो जाता है और खुद को टाइगर बताने वाला पीठ दिखाकर भाग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपनी बात, जो पढ़े लिखे होने की बात कहते हैं, कानून की जानकार होने की बात कहते हैं, वही व्यक्ति अगर ऐसे चला जाता है और मंच से जिस तरह से भाषण दिया जाता है कि अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार करती है तो मैं पारसनाथ और झुमरा के पहाड़ में जाकर नक्सली बन जाऊंगा और वहीं से सभी चीजों को हैंडल करूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो एक राजनीतिक है, जिस तरह से जयराम महतो का कद बड़ा हो रहा था, इस घटना के बाद कई चर्चे हो रहे हैं। क्योंकि जो जयराम महतो है, जिस तरह से बात कह रहे थे, वो अपने बातों से ही मुकर गए, तो जनता के वादों से कैसे सामने अपने समक्ष रखेंगे, जनता की क्या सुनेंगे और जनता कैसे विश्वास करेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो पुलिस की किरकिरी हुई है, 30 घंटे हो गए हैं अभिषेक, पुलिस के हाथ जयराम महतो तो नहीं मिला, लेकिन जयराम महतो की गिरफ्तारी को लेकर खोजबीन में उनके
6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन जयराम महतो अभी तक हाथ नहीं लगा है। जैसी जानकारी मिल रही है कि जो चुनाव आयोग है उसने भी संज्ञान ले लिया है और यहाँ जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे स्पष्टीकरण की बात की गई है, जो पुलिस पदाधिकारी है उनसे भी स्पष्टीकरण मांगने की बात सामने आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब जयराम महतो को रांची पुलिस जो नगरी के इंस्पेक्टर थे और नगरी के जो सिटी डीएसपी थे उनको जब गिरफ्त में ले लिया गया, तो जनसभा में जाने के लिए आखिर किसकी अनुमति से जयराम को जनसभा में जाने दिया गया? क्योंकि जिस तरह से जनसभा में जयराम गया है, हम कह सकते हैं कि इसके साथ पुलिस नहीं गई थी और जयराम अपनी गाड़ी में सवार होकर गया था। और जनसभा में पहुंचते ही जयराम जो कहता है कि मैं टाइगर हूं, टाइगर की दहाड़ने लगा और कई तरह की बातें बोलने लगा और पुलिस को खुलेआम वहां से चुनौती दे दिया और पुलिस वहां मूक दर्शक बनकर देखती रही। चूंकि पुलिस जैसे ही भाषण खत्म हुआ और पुलिस वहां पर पहुंची उसकी गिरफ्तारी को लेकर, तो वहां पर पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी किया गया और पुलिस गो बैक के नारे लगाए गए और वहां से पुलिस गो बैक होती है और जयराम सभा समाप्त कर एक स्कॉर्पियो में बैठता है, स्कॉर्पियो से दूसरी गाड़ी में बैठता है और वहां से पीठ दिखाकर टाइगर फरार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं अभिषेक की जिस तरह से यह टाइगर पीठ दिखाकर फरार हुआ है वो जनता की उम्मीदों पर क्या खरा उतरेगा। जी अभिषेक। बिल्कुल सुरेंद्र, टाइगर पीठ दिखाकर फरार हो जाता है। आखिर टाइगर नाम के साथ टाइगर जुड़ने का मतलब ही है कि जनता के बीच अपना वर्चस्व बनाए रखना, बातों को प्रमुखता से रखना। लेकिन टाइगर पीठ दिखाकर भाग जाता है, जो आप बता रहे हैं कि पीठ दिखाकर वहां से निकल गया, गाड़ियां बदलता रहा। 30 घंटे गुजर चुके हैं। अगर बात गिरिडीह के चुनाव की करें तो 25 मई को गिरिडीह का चुनाव है। इस चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, रोड शो करने होंगे। भागते हुए कैसे हो पाएगा जब पुलिस खोज रही है, पुलिस तलाश रही है, लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, सुरक्षा के दायरे की में जा रहे हैं रोड शो करने के लिए या प्रचार प्रसार के लिए। लोगों को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, ट्रैफिक रूट निर्धारित करने पड़ते हैं और यहां एक नेता ऐसा होगा जो पुलिस से भागता हुआ प्रचार प्रसार करेगा। कैसे करेगा ये अपने अतिथियों से समझेंगे। बहुत धन्यवाद सुधाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जयराम महतो, अचानक सुर्खियों में नाम आ गया जयराम का। काफी दिनों से नाम आ रहा है। 60-40 नहीं चलते हो, बाहरी भीतरी नहीं चलते हो, कई तरह की बातें हैं जयराम महतो को लेकर। युवा नेता के रूप में उभरा, युवा नेता के तौर पर काम किया, लेकिन आखिर कौन है जयराम महतो? उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान है, उसने अपना स्वतंत्र राजनीति जीवन शुरू किया या स्वतंत्रता के साथ वो आज भी राजनीति में है, या उसकी स्वतंत्रता पर बाधा आ गई है, उसकी स्वतंत्रता को किसी न किसी तरीके से कसा जा रहा है। और ये कसने वाले सफेद पोश लोग कौन है जो ऊपर बैठकर सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और हमारे अतिथि हमारे साथ शामिल हो गए हैं, रुक करते हैं हमारे साथ हेमलाल मेहता जी शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत हेमलाल जी आपका झामुमो से। शुरुआत करते हैं ऋषिकेश से। ऋषिकेश, कांग्रेस ने तर्क टिप्पणी की है, प्रशासन को संवेदनशील होना होगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस? कौन है जयराम महतो और प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल कैसे खड़ा हो गया, जबकि सरकार भी आपकी है? आप मुझे बताएंगे कि फिलहाल निर्वाचन आयोग के हाथों में सारा कुछ है, कानून व्यवस्था है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक करार होता है कि जो अफसर होते हैं वो अफसर नहीं बदलते, सिस्टम के जो अफसर होते हैं उनको अपना काम करना होता है। अभिषेक जी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो राज्य की हो या केंद्र की हो, सारे प्रशासनिक अधिकार जो हैं चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। और जयराम महतो जी जो 30 घंटे से गायब हैं, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले चुका है, प्रशासन संजीदा है। और जयराम महतो जी एक युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद कल की जो घटना है वो सभी को चौंका दी। उनको गायब होना कहीं ना कहीं युवाओं और छात्रों के दिल में एक ठेस पहुंचाए कि एक ऐसा नेता जो छात्र और युवा की आवाज़ था, और जब उसके ऊपर प्रशासनिक दबिश बढ़ी, केस 2022 का है, केस नंबर 48 नगरी थाना का केस का जब बात आया तो उनको गायब नहीं होना चाहिए था, प्रशासन का सामना करना चाहिए था, जुडिशियल सिस्टम का सामना करना चाहिए था और जनता के बीच में रहना चाहिए था। अगर प्रशासन और जुडिशियल सिस्टम उनको अधिकार देता तो जेल के बाहर से चुनाव लड़ते,
अगर जेल डालता है तो जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ा जाता है और कई लोग जीते भी हैं अगर जिनकी क्षमता जमीन पर हो। लेकिन जयराम महतो जी का कल का जो भागना है कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि एक युवा और छात्र की जो आवाज बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसी प्रशासनिक दबिश बढ़ी वो भाग खड़े हुए। जयराम महतो जी का जब भी भाषण आप देखेंगे तो झारखंड को लेकर के एक बात करते थे कि झारखंड में ऐसे होना चाहिए, झारखंड में वैसे होना चाहिए, स्थानीयता को लेकर के हमेशा मुखर रहते थे। लेकिन दूसरी पहलू यह है कि जयराम महतो कभी भी रोड मैप नहीं दिए कि कैसे करेंगे वो जीतने के बाद, चाहे उनके पास अधिकार आएगा तो झारखंड को कैसे रोड मैप देंगे, कभी उन्होंने नहीं बताया। वो सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे और लोग उनके जो लच्छेदार भाषण है उसमें फंसे, कुछ युवा और छात्र भी फंसे। लेकिन युवा और छात्र कल के घटना के बाद बहुत संशय में है कि जिनको एक उम्मीद की नज़र से देखी जा रही थी झारखंड की राजनीति में, वो प्रशासन से कैसे भाग गए। और प्रशासन को संजीदा होना पड़ेगा और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है तो चुनाव आयोग का जो भी काम होगा उस पर नजर रखना पड़ेगा। रोड मैप जारी करते, मैनिफेस्टो जारी करते, लोग अगर जेल भी जाते तो साथ में देते, तो कोई न रोड मैप दिए न कोई प्लानिंग झारखंड के लिए दिए। इसके बावजूद कल का जो घटना है बहुत आहत करने वाला है, खासकर युवा और छात्र के लिए, क्योंकि हमेशा वो मुख्य रूप से छात्र और युवा की बात करते थे। लेकिन अगर वो प्रशासन का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो कल के डेट में जनता उन पर विश्वास करेगी तो क्या वो बताएंगे देश को और देश के नागरिकों को, राज्य और राज्य के नागरिकों को। जयराम महतो जी का कल का घटना छात्र और युवा बहुत आहत हुए हैं। जयराम महतो के भागने की घटना से छात्र और युवा आहत हुए हैं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जयराम महतो से छात्र और युवा आहत हुए। हेमलाल मेहता जी का रुख करते हैं एक बार। हेमलाल जी, गिरिडीह का चुनाव है, बड़ी चुनौती है, सीधे सीधे आईएनडीआईए और एनडीए के बीच चुनाव है। ऐसे में थर्ड फैक्टर के रूप में जयराम का चेहरा उभरता है, लेकिन ठीक नामांकन के दिन पुलिस पहुंच जाती है गिरफ्तार करने के लिए। सब कुछ बहुत नाटकीय ढंग से होता है, गिरफ्तारी भी होती है, फिर रफू चक्कर भी हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। देखिए और अच्छा बताएं अभिषेक जी, जयराम महतो के संदर्भ में हमारे गठबंधन के मित्र सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है। मैं सहमत हूँ, ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। यदि राजनीतिक पारी अच्छे तरह से खेलनी है उनको तो ये काम नहीं करने थे, भागना नहीं चाहिए था। वो भाग गए। यदि उनको पुलिस गिरफ्तार करती तो उनके साथ तो जन सैलाब उमड़ जाता। जन सैलाब है, जो उनके चाहने वाले हैं वो उमड़ रहे थे और उनकी सिंपैथी मिलती, लेकिन सबों को नाराज करके वे भाग गए। ये कहीं से ठीक नहीं किए, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है और संज्ञान में लिए हुए है, तो बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता हमें नहीं है। निर्वाचन आयोग ही अपना काम कर रहा है और क्या काम जो कर रहा है उस काम से काफी तबाही का मंजर बन गया है। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, जयराम महतो को हिरासत में लिया जाता है, फिर जयराम महतो को अनुमति दी जाती है कि आप जाकर शो कर लें, चुनावी सभा को संबोधित कर लें। जयराम साहब चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और वहां से कहते हैं कि इस केस की मुझे जानकारी नहीं थी, 2 साल के बाद अचानक पुलिस वारंट लेके आ गई है, मुझे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया। ये उन्होंने मन से कह दिया और उसके बाद यह भी कह दिया कि अगर मेरा नामांकन रद्द होगा तो मैं झुमरा और पारसनाथ में रहूंगा, मुझे अपराधी बनने पर विवश ना करें। ये चेतावनी सीधे सीधे सरकार को थी, ये चेतावनी सीधे सीधे सिस्टम को थी, ये चेतावनी सीधे सीधे निर्वाचन आयोग को थी। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, भाजपा कैसे देखती है? देखिए अभिषेक, सबसे पहले समझना होगा कि जयराम महतो बहुत ही एक साधारण सा कॉलेज जाने वाला, अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति था, छात्र था। उसको उस समय वैसे राजनीति से कोई विशेष लगाव नहीं था, भले ही वो कभी कभार किसी का एजेंट बन गया हो, बूथ एजेंट और तमाम चीज़ें, लेकिन जयराम महतो एक छात्र था। तो उसके बाद जयराम महतो जैसे अगर लोगों का नेता के रूप में या राजनीतिक जीवन में पदार्पण हो रहा है तो इसके लिए पूरे तरीके से मौजूदा राज्य की जो व्यवस्था है वो जिम्मेवार है।
जयराम महतो ने अपने राजनीतिक पारी को शुरुआत करने से पहले किन मुद्दों को उठाया था? जब वो भाषाई संघर्ष और खतियानी संघर्ष मोर्चा चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो खतियान है 1932 का, उसको तुरंत लागू करना चाहिए राज्य सरकार को स्थानीय नौकरियों में। भाई हम भी इससे सहमत हैं। उनका कहना था कि इसको भूल भुलैया में ना फंसाएं। 1932 का खतियान आप एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते हैं। जिस समय विधानसभा में 1932 का विधेयक पेश हुआ था कि इसी के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, तो हमारे तमाम विधायकों ने, विधायक दल के नेता ने एक सुर में कहा था कि भाई हम इसके साथ हैं, हम 1932 के खतियान के समर्थक हैं, लेकिन इसके लाए जाने के तरीके का विरोध करते हैं। क्योंकि जो चीज़ एक सरकारी संकल्प से जारी हो सकती थी, सरकारी संकल्प आपके, अगर दर्शकों को हम नॉर्मल भाषा में समझाएं तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्मिक उस पर आदेश निकाल सकता था, विधानसभा भेजने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस मुद्दे को लेकर भी वो आंदोलनरत थे। वो राजनीतिक पारी से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इस प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 100% सरकारी नौकरियों में 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। वही सरकार ने क्या किया, 60-40 की नियोजन नीति लागू कर दी। उस समय बहुत जोर से पूरे प्रदेश में चला था 60-40 नहीं चलता। हम लोगों ने भी विधानसभा में कहा था कि साहब सरकार कभी कहती थी कि 100% आरक्षण यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनको दिया जाएगा, और आप 60-40 की नीति कर रहे हैं। यानी आपने अपने नौकरियों के दरवाजे जो हैं वो 40% नौकरियों के दरवाजे पूरे देश के लोगों के लिए कर दिया। यानी यहाँ स्वीपर बनना भी हो, चपरासी भी बनने की नौकरी करेगा तो देश का कोई भी आदमी आके कर सकता है। भाई कई राज्यों में अपनी स्थानीय नीति है, सब लोगों ने सुनिश्चित किया कि अपने राज्य के लोग नौकरी करें। अब जयनाथ महतो का उदय जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस राज्य सरकार के किए गए वादों का फेलियर के कारण हुआ है। वरना माफ कीजिएगा, जयराम महतो जैसे लोग जो हैं वो पढ़ाई छोड़कर कभी इस तरीके के आंदोलन में ना कूदते, ना राजनीति में आते। चलिए अब वो राजनीति में आ गए। मुझे लगता है अभी भी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में उनको आने से पहले इंतजार करना चाहिए था। जिस आंदोलन को लेकर वो चले थे उसे अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार करना चाहिए था। और देश का कानून सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है। जब कानून के तहत कोई कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद उनको कानून का सामना करना चाहिए। हाँ, ये 2-3 प्रश्न इसमें ज़रूर हैं कि पुलिस अरेस्टिंग के लिए उनके पास आई थी, तो पुलिस को आजकल सर्वोच्च न्यायालय के मापदंड के अनुसार 3 नोटिस देने पड़ते हैं 41A के अंतर्गत किसी की गिरफ्तारी के पहले। और अगर उस नोटिस को सर्व नहीं कर पा रही है पुलिस, तो उसे स्थानीय अखबारों में विज्ञापन निकालना पड़ता है कि आपने अपना हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया तो अब हम कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या पुलिस ने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया? और अभिषेक, फाइनल पार्ट में उनके जो भागने की बात हो रही है कि वो मंच से चले गए और तमाम चीज़ें हैं, हमें भी लगता है कि कानून का सामना करना चाहिए था। लेकिन उनके समर्थकों ने उनके जाने के बाद वीडियो अपलोड करके कहा कि पुलिस बिना किसी नोटिस दिए उनकी गिरफ्तारी के लिए आई थी, तो उनकी मंशा पर शक था। उन्हें यह भी लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है जयराम महतो की, इससे वो चले गए। हमारा भी मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। जब कोर्ट कचहरी का उनके पास न्यायालय में विश्वास होना चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि 41A का नोटिस दिया क्या, और उसके बिना गिरफ्तारी कैसा संभव है? क्या अखबारों में विज्ञापन निकला? और अंतिम में फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जयराम महतो प्रतीक है इस राज्य सरकार की विफलता का, कि कैसे 1932 का खतियान स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात करके सरकार जो सत्ता में आई थी उसने 60-40 की नीति लगा दी, जो 100% आरक्षण देने की बात करती थी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातों को दोहरा रहे हैं प्रतुल जी। ये समझ में आ गया, नोटिस भी समझ में आ गई, बात विज्ञापन की भी बात समझ में आ गई। गैर जमानती वारंट पर नोटिस इशू नहीं किया जाता। गैर जमानती वारंट किस स्टेज में इशू होता है? जब आप नोटिस का जवाब नहीं देते, जब आप वो अदालत में बोलते हैं। आपको लगता है कि अदालत बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए गैर जमानती वारंट इशू कर चुका होगा? अगर गैर जमानती वारंट पुलिस के हाथ में है तो इसका मतलब है कि प्रोसीजर को पहले फॉलो किया गया है। नहीं, नोटिस सर्व किया गया। जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं, नोटिस उनको मिला, तामिला हुआ। अगर नोटिस मिलता अभिषेक तो वो भाषा अपने भाषण में आप ही ने कहा ना। इसका मतलब आप बता रहे हैं कि तब तो राज्य पुलिस ने कोर्ट को गुमराह किया है। नहीं, आप ये अलग जांच का मुद्दा हो जाएगा। नहीं, एक और पॉइंट आप देखें कि राज्य पुलिस जब उन्हें कस्टडी में लेती है तो फिर कस्टडी में लेने के बाद उनको भाषण देने की अनुमति कैसे देती है? यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कस्टडी में एक बार गिरफ्तार हो गया तो उसके संवैधानिक अधिकार तो तत्कालीन सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है। तो गिरफ्तार होने के बाद वारंट पर तो 1 मिनट के लिए मान लें कि सारा प्रोसीजर फॉलो करके हुआ, तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनको भाषण देने की, लोगों को सवाल तो यही है, जयराम महतो अनुमति दी? जयराम महतो क्या कोई फिक्स मैच चल रहा है?
प्रतुल जी, जयराम महतो के साथ सवाल यही है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर गैर जमानती वारंट इश्यू हुआ है उनके खिलाफ तो तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया गया या फॉलो दिखाया गया है। अगर आप कहते हैं कि या जयराम कहते हैं, उनके संरक्षक समर्थक कहते हैं कि नहीं किया गया है, मैं आपके चैनल में आपने जो रिपोर्ट ठीक दिखाई है, उसके आधार पर कह रहा हूं हूं कि उनको इस केस की जानकारी नहीं थी, जैसा उन्होंने ठीक है, ये बताया। मैंने भी नहीं, अभी लेकिन बोला। अभिषेक, सबसे बड़ा प्रश्न है कि कैसे कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ने उनको भाषण देने की इजाजत दी? क्या ये फिक्स मैच चल रहा है? क्या सरकार के दूसरा साथ नैरेटिव हो रहा है? सरकार के साथ फिक्स मैच चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, पर कैसे इजाजत दी? किसके साथ? पुलिस कैसे ये परमिशन दे सकती? ये तो पुलिस बताएगी, सरकार के प्रतिनिधि बताएंगे कि जब एक व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया जाता है तो उसकी कुछ बोलना विचार है, सीधे सवाल पूछ लेता हूं। ऋषिकेश, कैसे हो सकता है ऐसे? जयराम महतो अभी कोई सांसद भी नहीं है, जनप्रतिनिधि भी नहीं है, आंदोलनकारी रहे और हमेशा सरकार के खिलाफ रहे हैं। उनको उठाती है पुलिस, गिरफ्तार करती है नामांकन के बाद, और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करने जनसभा को भीड़ में लेकर जाती है। वहां पर 1-5 का दल होगा, 2-10 का दल होगा, 2-8 का दल होगा, ये 8 पुलिस वाले लेकर जाते हैं उनके समर्थकों की जनसभा में। क्या पुलिस को यह नहीं मालूम है कि जनसभा से के बीच से किसी भी नेता को गिरफ्तार करके ले जाना कई बड़े सवाल खड़े कर देगा? वहां से आप जनसभा के बीच से खींच के नहीं निकाल सकते हैं किसी नेता को। ऋषिकेश, अभिषेक जी, जनसभा जब चल रही होगी, मैं अनुमान पर बात कर रहा हूं, तो उनके समर्थक भी होंगे। बिल्कुल। तो प्रशासन अपने तरीके से किसी के साथ बिहेवियर करती है। प्रशासन भीड़ को उग्र करने का कोई काम नहीं करती है। एक सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है, पेपर है कि हलफनामा जो जयराम महतो दिए हैं उसके पेज नंबर 7 में नगड़ी थाना का 48/2022 का केस का जिक्र किया हुआ है 7 नंबर पेज में। और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट रांची की जो है मिस समर आइसन, उनके यहाँ सब जुडिस है। तो ये मामला का भी जांच होना चाहिए कि अगर मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चला गया तो नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, ये प्रशासन बताएगी। चुनाव आयोग संज्ञान ले लिया तो चुनाव आयोग बताएगा। जहां तक स्थानीयता और 1932 की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में 24 सालों में लगभग 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन्होंने कभी 1932 का खतियान न लाने की बात कही, न लाया। दूसरी बात कि जब आप लाए नहीं तो कथनी और करनी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, इसका सच्चाई या तो प्रशासन बताएगी, नगड़ी थाना बताएगी, या वर्तमान में चुनाव आयोग जब संज्ञान ले लिया तो बताएगा। झारखंड सरकार 1932 आधारित खतियान लाती है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि भाजपा के समय ये जो जयराम महतो है, भाजपा की सरकार में इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, और जैसे ही सरकार कांग्रेस जेएमएम की बनती है ये आंदोलनकारी बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके शब्द है, मेरे मुंह में मत डालिए। आपने अभी कहा ना, आपने अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा कि 5 साल तक भाजपा की सरकार रही, तब इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने इन पर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर कि 17 साल सरकार रही, 1932 का खतियान कभी नहीं लाए। जब झारखंड सरकार 1932 का खतियान लाई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के एक सदस्य, 18 जो मेंबर गए थे हाईकोर्ट में स्टे के लिए, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे रमेश हांसदा जी, वो भी थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित नहीं, क्यों नहीं निष्कासित की? इसका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी थी कि 1932 का खतियान को स्टे लगाने में तुम हाईकोर्ट जाओ। बात यहां पर हो रही है जयराम महतो की। जयराम महतो एक युवा थे, युवा है। प्रशासन को चाहिए था कि प्रशासन को सहयोग करते, जुडिशियल सिस्टम में जाते, बेल के लिए अप्लाई करते। अभी चुनाव में समय है, ऐसा नहीं है कि उनको बेल नहीं मिलेगा। ईडी का केस तो है नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग तो हो नहीं रहा है, ये तो प्रशासनिक केस था। अगर प्रशासन चाहती तो उनको बेल देती, नहीं देती तो जेल जाते और जेल जाके जनता की लड़ाई लड़ते। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, जनता की लड़ाई लड़ने वाला जेल जाता है, लेकिन ऐसे भाग खड़ा होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक युवा जो उभर रहा था नेता के रूप में, टाइगर के नाम से उसको जाना जाने लगा था, लेकिन ये हरकत कहीं ना कहीं उनके नाम को और उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचा चुकी है। हेमलाल जी भी। ऋषिकेश, आप कह रहे हैं कि जयराम को सपोर्ट करना चाहिए था प्रशासन को। जयराम ने प्रशासन को या कानून को समर्थन किया, सपोर्ट किया या नहीं किया? कानून ने तो भरपूर सपोर्ट किया। ये पहली बार संभवतः देखा हो कि किसी नेता को हिरासत में लेने के बाद उसके बाद उसको ले जाके जनसभा को संबोधित करवाया गया। हेमलाल जी, झामुमो कैसे देखता है? और सीधा सवाल, तीखा सवाल, मथुरा महतो प्रत्याशी हैं गिरिडीह से, जयराम महतो के खड़ा होने पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको है?
अभिषेक जी, स्वाभाविक है कि हमारे प्रत्याशी वहाँ खड़े हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं मथुरा महतो जी, लेकिन ऐसा हम कभी महसूस नहीं किए कि उनके आने से हमें कोई लॉस होगा। आपको फायदा ही गिरिडीह सीट पर कब हुआ साहब? देखिए, सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए पहले। वहां पे फायदा ही अच्छा, हम लोग हेमलाल जी, जो बातें अभी गठबंधन में आपके सहयोगी दल रही है, कांग्रेस ऋषिकेश ने कही, प्रतुल शाहदेव ने कही कि हमेशा सरकार से और सिस्टम की किरकिरी करता रहा है जयराम महतो। जयराम को 60-40 नए चल तो ये भी जयराम ने लाया, चाहे बात 32 के खतिहान की हो, जयराम ने लाया, जिस पर सरकारें टिक नहीं पाई, सरकारों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद जयराम ने गिरिडीह में तीसरा फ्रंट खोल दिया। गिरिडीह आपकी कभी सीट जेएमएम की बड़ी मुश्किल से रही है, रविंदर पांडे जीतते रहे, उसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाजी मारी। ऐसे में क्या सीधा सीधा खतरा झामुमो को है जयराम महतो से? देखिए अभिषेक जी, खतरा की कोई कहीं बात ही नहीं है। हमारे प्रत्याशी वहां से हैं, पहले भी हम जीत चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टेकलाल महतो भी वहां से हमारे सांसद हुआ करते थे, रह चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे प्रत्याशी को वहां से खतरा है। सवाल है 60-40 का, तो ये 60-40 का मुद्दा को हवा देने में ये कहीं न कहीं हमारे विपक्षी दलों के लोग, मैं कहूं तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा देने में माहिर थे। तो मतलब जयराम महतो को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन? एकदम, मैं खुले तौर पर आज कह सकता हूं कि इन लोगों ने हद से ज्यादा 60-40 को हवा दिया है। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड सरकार कभी 60-40 नहीं बोली है कि 60-40 हम लागू कर रहे हैं, ऐसा कहीं से बात नहीं आया था। सवाल रही 1932 के खतियान, तो अभिषेक जी मैं बता दूं कि मेरा जब भी महाधिवेशन हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1980 से लेकर के अभी तक का, पिछले 2021 तक जो हमारा महाधिवेशन रहा है, हर महाधिवेशन में एजेंडा रहा है 1932 का खतियान। ये लगातार चलता रहा है और उसी का प्रयास हमने किया कि 3-3 बार राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके भेजने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा या और गठबंधन की सरकार। मत जाइए साहब, फिर मेरे सवाल बड़े तीखे हो जाएंगे। नहीं, उस पर मत जाइए। ये जो 32 का चल रहा है ये उनको बताइए जिनको नहीं जानकारी है। ये 32 के खतियान के पीछे की कहानी ये है कि आप इसको चैलेंज नहीं हो कोर्ट में, इससे बचाने की बात कहकर कहीं ना कहीं इसको टाला जा रहा है। नहीं, और ये आपको भी पता है, झामुमो भी जानता है कि ये यथार्थ में धरातल पे इसको उतार पाना लगभग असंभव है। अभिषेक जी, ये ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। यदि चाहेगी केंद्र सरकार तो आराम से ये पास हो सकता है, लागू हो सकता है। चलिए, केंद्र में जब आपकी सरकार आएगी तब जरूर बात करेंगे। अभी जयराम पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ये भाजपा का समर्थित है, भाजपा ने इसको समर्थन किया है, क्या इसीलिए जयराम महतो पर कानूनी कड़ाई करनी शुरू की है? हेमलाल जी। हाँ जी, आपने कहा कि भाजपा का समर्थित उम्मीदवार है जयराम महतो, क्या इसीलिए राज्य पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई बिना 2 साल के सूचना के नोटिस दिए हुए? मैं ये नहीं कहा कि भाजपा समर्थित है, अभी कहा मैंने कहा कि 60-40 को हवा देने में कहा जब भी किया भारतीय जनता पार्टी ने मुखर होकर के और 60-40 को हवा दिया है। मतलब आपकी किरकिरी की है, झामुमो की किरकिरी की है, सरकार की किरकिरी सरकार, देखिए सरकार की फैक्टर खड़ा हो गया जो झामुमो को नुकसान पहुंचा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी तो एन के एन प्रकरण तो मैंने गिराने की कोशिश शुरू से की है। जब 2019 से जब सरकार बनी उस समय से ही कितने बार आपने देखा होगा, सारी जनता देख रही है, झारखंड की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। 2-2 बार बहुमत साबित करना पड़ा। अभी आपने देखा कि किस तरह से सरकार को गिरा करके और अपना करने की मंशा से क्या क्या लोगों ने किया। सरकार कहां गिरी साहब? सरकार गिरी नहीं,
उनकी मनसा फेल हो गई। मनसा फेल हो गई। चलिए प्रतुल का रुख करते। प्रतुल जी, जयराम महतो को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उनको चुनावी सभा को संबोधित करने दिया जाता है। सभा से वो कहते हैं उनको जानकारी नहीं है, पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ गई है, और फिर वो निकल भी जाते हैं। क्या ये सिंपैथेसाइज करने का पूरा नाटक था? ये दिखाना था कि गिरफ्तार करना भी नहीं था और गिरफ्तारी का प्रयास भी करना था, उनको वे भी देना था कि आप निकल भी जाइए साहब, 30 घंटे से फरार है, पुलिस इधर उधर हलाकीर पीट रही है। देखिए अभिषेक, मैं काफ़ी देर से सबका बात सुन रहा था, सबकी बात को मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। आग्रह है कि मुझे भी थोड़ा समय देंगे। देखिए अभी पहले आपके मूल प्रश्न का जवाब देता हूं, फिर 2-3 पॉइंट्स मैं भी बताऊंगा। देखिए आपने जो कहा, अगर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट देखें तो ये रिटर्निंग अफसर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर होता है। तो डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जाकर नॉमिनेशन करते हैं, वहीं पे इनको पुलिस गिरफ्तार करती है। और जो इनका सभा स्थल था 200 मीटर में तो निषेधाज्ञा लगी होती है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में चुनाव के दौरान, तो जो सभा स्थल रहा होगा वो जाहिर तौर पर 200 मीटर से दूर रहा होगा। हमारा आकलन है ये कुछ ज़्यादा ही दूर था, क्योंकि जिस तरीके के लोग स्पॉन्टेनियस जुट गए थे तो उतनी उसके लिए बड़ी ये जगह चाहिए थी। तो जब इनकी गिरफ्तारी हो गई कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पुख्ता पुलिस का प्रबंध होता है, तो उसके बाद मुट्ठी भर समर्थक थे उस समय क्यों उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको जो मजिस्ट्रेट थे उनके सामने गिरफ्तार करके प्रस्तुत नहीं करने दिया गया? क्यों उनको परमिशन दिया गया? साहब, हमने कभी अपने राजनीतिक जीवन में ये बात नहीं सुनी कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है और पुलिस कहती है नहीं ठीक है साहब, आप पहले भाषण दे लो, जितना मन में भड़ास से निकाल लो, उसके बाद आराम से आ जाना, हमारे जीप में बैठना और हम आपको ले चलेंगे। ये तो अजीब हास्यास्पद स्थिति है। तो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ये आरोप हम पे लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी है, हाँ साहब भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी है ना। हम 60-40 न्याय चलतो क्या विरोध करते हैं, हमारे विधायकों ने भी इसका विरोध किया और कहा कि 60-40 की नीति तो बिल्कुल नहीं चलेगी। 40% अब स्वीपर और क्लर्क्स की नौकरी भी कैसे दे देंगे बाहर के लोगों को? भाई झारखंड का गठन झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज के लिए मूलता हुआ था, तो उसमें अगर आप 60-40 की नीति लागू करेंगे तो हमारा विरोध तो होगा ही। और ये जो में 60-40 वोट नहीं ना कट जाते? नहीं, वोट प्रकाश चौधरी भी उम्मीदवार है वहां से, आज सुबह आपके गठबंधन के हैं। अभिषेक, और मुझे थोड़ा 30 सेकंड देंगे। इन्होंने कहा 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं बताता हूं किस तरीके से 12 साल इनकी सरकार थी। बहुत क्विकली 2-3-2005 से 12-3-2005 शिबू सोरेन मुख्यमंत्री, 19-9-2006 से 27-8-2008 मधु कोड़ा मुख्यमंत्री, 1 साल 346 दिन इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। और उसके बाद 27-8-2008 से 19-11-2009 शिबू सोरेन मुख्यमंत्री, 145 दिन। 30-12-2009 से 1-6-2010 शिबू सोरेन फिर मुख्यमंत्री, 153 दिन। 13-7-2013 से 28-12-2014 हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, 1 साल 168 दिन। 29 दिसंबर 2019 से अब तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, 3 साल 100 दिन। अब तो मुझे लगता है ये पहले का डेटा, अब तो 4 साल 4.25 साल हो गया। और हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी थे, 2 साल 129 दिन। और कांग्रेस शासित राष्ट्रपति शासन जिस समय यूपी की सरकार थी 623 दिन का लगा था। तो साहब इन जो 17 साल का नैरेटिव है ना, उसको बोलना बंद करना चाहिए। 12 साल सत्ता में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थे। इनके समय राष्ट्रपति भवन भी कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। कुछ बता दीजिए जी, जयराम के बारे में मैं फिर से कह रहा हूं, अब वो राजनीतिक पारी खेल रहे हैं तो राजनीतिक विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। भाई जिस समय वो आंदोलन कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि उनको पकड़ा गया फिर उनको छोड़ दिया गया, क्या ये जनता के बीच सिंपैथी क्रिएट करने का प्रयास है और इसको संरक्षण दिया जा रहा है ऊपर से? हमने तो पहले भी आपको कहा था कि ऐसा लगता है फिक्स मैच चल रहा है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि अरेस्टिंग के बाद किसी को भाषण करने की अनुमति देनी होती। पुलिस सीरियस होती है ना उनको अरेस्ट करने में, तो उनको पिछले दरवाजे से गिरफ्तार करके ले जाती है, लोगों को कानों कान खबर नहीं होती। आपने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है उसके बाद शक्तियां निर्वाचन आयोग के पास चली जाती है। निर्वाचन आयोग ने वारंट तामीला करने की शक्तियां जरूर है, आदेश भी दिया होगा। उनको सभा करने की शक्तियां तो निर्वाचन आयोग के पास भी नहीं है, वो भी सभा करने के लिए नहीं दे सकता। ये तो सिर्फ राज्य की पुलिस या कोई बड़ा राजनीतिज्ञ दे सकता है कि हाँ उनसे सभा भी करवाइए और फिर निकल भी जाने दीजिए। क्या खेल क्या है इसके पीछे? कौन फंसाना चाहता है, कौन बचाना चाहता है? मैं फिर से आपको अभिषेक जी बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक जितने भी अधिकार होते हैं वो चुनाव आयोग के अंदर चले जाते हैं। देश में पीएम के पास और राज्य में सीएम के पास सिर्फ एक अधिकार रहता है, सिक्योरिटी से संबंधित। बिल्कुल। और ये बोल रहे हैं कि मैच फिक्सिंग चल रही है। खुल के बताएं कि अगर ये मैं बता रहा हूं,
हाँ, आप बताइए। मैंने आपसे कहा कि पहले गिरफ्तार किया गया, ये निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं कि अगर किसी का गैर जमानती वारंट है उसको आप गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करने के बाद सभा को संबोधित करने की शक्तियां तो सिर्फ संबंधित पदाधिकारियों के पास हैं, क्योंकि आज निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को सुकोस कर दिया है और जो लोग भी इस मामले में लापरवाही जिन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। हो सकता है कल परसों तक आपको रिपोर्ट भी मिल जाए। मामला चुनाव आयोग के पास चला गया अभिषेक जी। चुनाव आयोग के जांच और निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अनर्गल आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रशासनिक मदद झारखंड सरकार की बात गाहे बगाहे यहाँ कही जा रही है तो आपने देखा होगा कि झारखंड का कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सम्मानित अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को नोटिस भेजा गया। तो क्या मैं मान लूं कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है? वो तो आपकी एआई इंटेलिजेंस का मामला है, आप लोगों ने आर्टिफिशियल ठीक है ना, तो चुनाव आयोग के अंडर में मामला है। आ रहा हूं। अगर वो मामला चुनाव आयोग के अंडर में है तो ये मामला भी चुनाव आयोग के अंडर में है। और बात कर रहे थे कि ये स्थानीयता को लेकर के बहुत गंभीर बात कर रहे थे। रुक जाइए आप रुक जाइए 30 सेकंड। मैं रुक गया। स्थानीयता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात की, आप सुन लीजिए 30 सेकंड कम से कम। चलिए आप। मैं पूछना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे जी गोड्डा से प्रत्याशी, बीडी राम जी पलामू से प्रत्याशी और संजय सेठ जी रांची से प्रत्याशी स्थानीय हैं क्या? झारखंडी हैं क्या? बाहर के आदमी को झारखंड में टिकट देते हैं और स्थानीयता की बात करते हैं। ये हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ नहीं चलेगा। आप उनको टिकट नहीं देते, स्थानीय लोगों को टिकट देते तो आपकी बात सही मानी जाती। टिकट देने का समय बाहरी लोगों को आप टिकट देते हैं और जब बात करनी होती है छात्र की, युवा की, तो स्थानीयता की बात करनी होती है। इनको दोहरी बात नहीं चलेगी। और चुनाव आयोग और प्रशासन पर विश्वास रखिए। चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है जयराम महतो के केस में। चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा वो सभी के लिए मान्य होगा। अभिषेक, चुनाव आयोग पर बिल्कुल सबको विश्वास है। मेरा सवाल आपसे ये था, दरअसल आप सवाल से भटक गए। नहीं, आप बताइए। उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद उनको छोड़ा भी गया। गिरफ्तारी का जो काम हुआ ये चुनाव आयोग की शक्तियां हैं कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गैर जमानती वारंट हैं, उनका तामीला कीजिए। पुलिस पहुंचती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जिस तरीके से ड्रामा हुआ, सारा नाटकीय ढंग से अंजाम दिया गया। ये पुलिस तभी करती है जब कोई आला अधिकारी, कोई बड़ा संरक्षक पीठ के पीछे होता है। ये आप भी समझते हैं। वर्तमान में चूंकि सरकार आपकी है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि साहब आप कैसी पुलिस चलाते हैं कि आपकी रांची पुलिस है। अभी भी रांची में सीनियर एसपी वही है जिनकी पोस्टिंग आपने की थी, रांची में डीसी वही है जिनकी पोस्टिंग आपके कार्यकाल में हुई थी। और अगर गिरफ्तार करने के बाद उनको सभा में बोलने की अनुमति दी गई तो किसके कहने पर अनुमति दी गई? किसका रिटर्न आदेश है उसके पीछे? अभिषेक जी, आपको याद होगा कि जब अधिसूचना जारी हुई लोकसभा चुनाव की तो राज्य के गृह विभाग के अधिकारी बदल दिए गए, देवघर के एसपी बदल दिए गए। आप बताइए कि चुनाव आयोग ट्रांसफर किया था उनका कि झारखंड सरकार की थी? जब पावर ही चुनाव आयोग के पास चला जाता है तो झारखंड सरकार को इसमें जबरदस्ती क्यों डाला जा रहा है? और जब ये सभा की मामला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बताए कि वो अरेस्ट हो गए फिर सभा किए, तो इसका जवाब तो प्रशासन देगी। और जब चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है तो चुनाव आयोग के अपने निर्णय और जांच पर भरोसा रखिए। चुनाव आयोग तो कहीं ना कहीं आज के डेट में माना जा रहा है कि चाटुकार आयोग भी बन गया भारतीय जनता पार्टी का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है कि एक सर्वे आया 2019 में, सर्वे आया था देश का CSDS कंपनी का, तो बोला गया था कि 54% देश के नागरिक चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं। और 2024 में वही कंपनी सर्वे करती है तो बोला जाता है कि 28% देश के नागरिक का चुनाव आयोग पर भरोसा है। और चुनाव आयोग ने ऐसे कई काम किए हैं जिसके कारण मैं उसको चुनाव आयोग की जगह चाटुकार आयोग कह रहा हूं। यह निर्णय जल्द से जल्द करे चुनाव आयोग कि किसका गलती है। प्रशासन का गलती है तो प्रशासन के अधिकारी को सस्पेंड करे चुनाव आयोग। बिल्कुल, ये तो चुनाव आयोग अपनी जांच करे। प्रतुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, कर्नाटक में जब ये चुनाव जीतते हैं तो वही चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस समय ये चाटुकार आयोग नहीं होता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं पर माफ कीजिएगा, टिप्पणी करने से लोगों को परहेज करना चाहिए। कन्वीनियंस की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब ये कहीं और जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि इनका हार जल्दी नज़दीक है, आसन है, तो ये पहले से एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर लेते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। अब देखिए, लौटते चुनाव आयोग की अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। उनके कोई 2-4 अफसरों को छोड़ दे तो उनके कोई अफसर नहीं होते। जो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी होते हैं वही उनके अधीन काम करते हैं।
तो ये जो कह रहे हैं, पहले तो मैं डीप फेक वीडियो के बारे में ही बताऊं आपको। ये चुनाव आयोग से पहले ये दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया। वो राजेश ठाकुर जी को जो नोटिस भेजा गया, वो एक डीप फेक अकाउंट के जरिए पूरे देश में जातीय अराजकता, जातीय विषमता फैलाने का प्रयास किया गया। 85% जिसकी आबादी है उसके बारे में डीप फेक वीडियो बनाया गया माननीय गृह मंत्री का कि हम उससे आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ने फैक्ट चेक में पहले ही दिन बता दिया था ये फेक वीडियो है। और दिल्ली पुलिस ने जब नोटिस किया झारखंड कांग्रेस को, तो इन्होंने एक्स पर इसको रीपोस्ट कर दिया। तो दिल्ली पुलिस के कंप्लेन पर ये अगर ब्लॉकेज हुआ है या एक्स ने इसको अपने इस पर ब्लॉक किया, तो ये बताना चाहिए कि डीप फेक वीडियो डालकर पूरे देश में उन्माद, जातीय हिंसा और अराजकता, गृह युद्ध जैसी स्थिति क्यों फैलाने की कोशिश हो रही थी? क्या आप चाहते थे 85% जनता सड़कों पर आ जाए? और जो राजेश ठाकुर जी को नोटिस हुआ था, ये इन्होंने इतना नोटिस ट्वीट किया है कांग्रेस के नेताओं ने, उसमें साफ अंडर सेक्शन 91, 160 ऑफ सीआरपीसी, और सिर्फ इनको कहा गया कि आप बताएं कि कौन से आपके ये जो वीडियो है उसका आप मूल कॉपी लेकर आए, किस अकाउंट में पोस्ट किया गया उसका डिटेल दिया गया, किस इंस्ट्रूमेंट से पोस्ट किया गया उसको भी लेकर आने कहा गया। ये तो समान प्रक्रिया है। और राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि साहब मैं चुनाव में व्यस्त हूं, मैं नहीं जा सकता। ये कौन सा लॉजिक हुआ साहब? इतना संगीन अपराध, एक डीप फेक वीडियो। और देखिए एक सिस्टमैटिक नैरेटिव है। 7 राज्यों के कांग्रेस के एक्स ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट किया गया। एक मुख्यमंत्री ने भी पोस्ट किया, एक नैरेटिव रचने की कोशिश की गई। इन्होंने बातें, लेकिन चुनाव आयोग के लिए जिन शब्दों का ये प्रयोग करे बेहद आपत्तिजनक है। हमारे जिन सांसदों का इन्होंने नाम लिया, मैं 100% स्थानीय नीति 60-40 नहीं चल तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए बात कर रहा था। लेकिन अगर ये सांसदों पर प्रश्न उठाते हैं तो इनकी कर्मभूमि झारखंड, इनकी जन्मभूमि झारखंड है। और फाइनली अगर इनको जवाब देना होगा ना, तो इनको मुक्तिनाथ उपाध्याय, आर.के. आनंद और के.डी. सिंह उद्योगपति थे बड़े, इनको क्यों टिकट दिया राज्यसभा का जीएमएम ने, इसका भी जवाब देना होगा। इन थैली शाहों को क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या अंडर द टेबल डीलिंग थी कि इन गैर झारखंडी थैली शाहों को राज्यसभा भेजा गया? किसी झारखंडी के कार्यकर्ता को नहीं भेजा गया। केवल झारखंड में तो लागू नहीं होती, फिर तो देश के स्तर पर देखना होगा। तो फिर ये इन्होंने देश के स्तर पर देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर वाराणसी तक क्यों चुनाव लड़ते हैं? अभिषेक, सोनिया गांधी जी कहां की हैं और कहां से चुनाव लड़ती हैं? अगर आप स्थानीयता के मुद्दे पे आएंगे तो ये तो देश के स्तर पर। अभिषेक मेरी बात भी सुन लें, तो मैं तो कह रहा हूं कि स्थानीयता की बात हम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो सांसदों के नाम दिया, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, बहाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देख ले। चलिए, बाहर के सांसदों को टिकट दिया की कमी है। झामुमो हमेशा कहता रहा है कि जयराम महतो भाजपा की टीम बी है। देखिए, झामुमो कभी नहीं कहा है कि भाजपा की बी टीम है। भाई साहब को राजनीतिक टीम के पास बाइट है, सबको राजनीतिक के तो दिखाइए। सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा है, अब किसने कहा है नहीं कहा। सुन लीजिए, बोल रहा हूं आपने नहीं किसी ने नहीं कहा है, मैं नहीं सुना हूं। अब कहीं से होगा तो वीडियो बाद में देख लेंगे। अभी समय जो आपने दिया है उसको, उस पर मैं कह रहा हूं। मतलब आप भाजपा की टीम भी नहीं मानते ना? नहीं, कहीं टीम की कोई बात नहीं है। यहाँ पे राजनीति करने की सबकी माने अभिव्यक्ति की आजादी है। पहले इन्होंने राजनीति कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा 60-40 को हवा देने में, हम तो आज भी समर्थन करते हैं हवा देने में। वो तो आज 1932 को खारिज करवाने में, ये दोनों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऋषिकेश, जयराम महतो अगर केवल गिरिडीह की बात करें तो इस समीकरण को त्रिकोणीय बना रहा है जयराम महतो। किसको फायदा, किसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है? अभिषेक जी, मामला जनता की अदालत में जा चुकी है और जनता जिसको चुनेगी वो संसद में जाएगा। और कोई त्रिकोणीय नहीं है, वहां एक तरफा मुकाबला है। महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और जब जयराम महतो जी नया नया आंदोलन करते थे तो भाजपा और आजसू के लोग उनको पीछे से समर्थन देते थे और आज उनके लिए वो मुसीबत पैदा हो गए हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि वहां लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा मथुरा महतो जी जीतने जा रहे हैं और जनता महागठबंधन के साथ है। क्योंकि झारखंड सरकार जो 4.5 वर्षों में जनता का काम की है उसके लेकर जनता, छात्र, युवा सब खुश हैं और महागठबंधन वहां एक तरफा जीतने जा रही है। और झारखंड की 14 का 14 सीट हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। और गांडे तो हमको लगता है कि उपचुनाव जो चल रहा है गांडे में विधानसभा का 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जयराम महतो जैसे
लोग राजनीति में क्यों आए? इसी सरकार की असफल नीतियों के कारण, इसी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, इसी सरकार की वादा खिलाफी के कारण, इसी सरकार के स्थानीय और आदिवासी के खिलाफत करने के कारण ऐसे लोग राजनीति में आए पढ़ाई को छोड़कर। तो इसके लिए तो ये 100% रिस्पॉन्सिबल है। जहां तक कहना कि एक तरफा हम जीत रहे हैं साहब, 4 जून तक ऐसे बातों को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कह लें, क्योंकि 4 जून को तो 15-0 का रिजल्ट आएगा। 15 में मैं गांडे को भी जोड़ रहा हूं और इसका मैं आपको अगर एनालिसिस नहीं बताने वाला दोबारा कि क्या मार्जिन था और क्या विपक्ष में वोट पड़े थे, लेकिन यकीन मानिए जयराम महतो जिस तरीके से इनको परमिशन दी गई सभा करने की, पिछले दरवाजे से ले नहीं गया अरेस्ट करके, ये साफ दिखाता है साहब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लेकिन जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसे लड़के पैदा होते हैं जो राजनीति का रुख करते हैं। अब तो वो राजनीतिक पारी में आ गए हैं, अब तो हमारे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, तो अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी का तो उनको सामना करना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि गिरिडीह हम बड़े अच्छे से जीत रहे हैं और गिरिडीह अच्छी मार्जिन से ही नहीं, सिर्फ 15 सीट गांडे के साथ हम अच्छे मार्जिन के साथ लेकिन अगर जेल चले जाते हैं तो चुनाव लड़ना काफी मुश्किल होगा उनके लिए। अभिषेक जी 10 सेकंड में इसलिए बोल रहा था कि पहले मैंने बोला कि 10 सेकंड ही मिले हैं, जल्दी बोलिए। आजसू और भाजपा पहले भी जयराम महतो के पीठ के पीछे थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह जयराम महतो के बारे में बात कही, ये साफ दिख गया कि आज भी जयराम महतो के पीछे, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी हारने जा रहे हैं, ये लोग आज भी जयराम महतो के पीछे खड़े हैं। ठीक है, ये लोग आज उनके पीछे। एक मिनट प्रतुल जी, 5 सेकंड सिर्फ। अगर भाजपा और आजसू जयराम महतो के पीठ के पीछे खड़े, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण पैदा हुआ। अगर जयराम महतो के पीठ के पीछे भाजपा और आजसू खड़ी है तो जेल के भीतर डालने से क्या भाजपा और आजसू का समर्थन खत्म हो जाएगा? ऋषिकेश, क्या इसीलिए जेल के भीतर भेजना चाहते हैं जयराम महतो को आप लोग? वो चुनाव आयोग इसीलिए भेजना चाहती है। जब चुनाव आयोग के पास चुनाव आयोग मामला चला गया अभिषेक जी, तो निर्णय का इंतजार करिए, जांच चल रही है और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी अगर उनको भगाने में शामिल होंगे, वारंट प्रे होता है, चुनाव आयोग से हम लोग भी मांग करें। वारंट प्रे किया जाता है, वारंट प्रे करना पुलिस का काम है। प्रशासनिक मामलों में 2 साल के बाद जहां चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है, लेकिन आपने अंत में बड़ी माकूल बात कह दी कि अगर सरकार को यह लगता है कि जयराम महतो भाजपा समर्थित है, आजसू के समर्थित है, तो निश्चित तौर पर जयराम महतो पर कार्रवाई की कवायद की जाएगी। और ये जयराम महतो वहां से निकल चुके हैं, भाग गए, भागने में सफल हो गए। देखना यह है कि कब तक भाग सकते हैं। 30 घंटे से फरार चल रहे हैं, पिछले 30 घंटे से पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन यह एक्शन जो कंप्लीट हुआ है नाटकीय तरीके से, पहले गिरफ्तारी होती है, फिर चुनावी सभा के लिए अनुमति दिया जाता है और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर किसने चुनावी सभा की अनुमति दे दी, और वहां से वो गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। सारा मामला सिंपैथेसाइज करने का है, सारा मामला सहानुभूति बटोरने का है कि आखिर उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा और उसका फायदा किसको जाएगा। गिरिडीह की जनता को फैसला करना है कि किसके साथ है जयराम और कौन है जयराम के पीछे, कौन पहले गिरफ्तार करा रहा था, फिर कौन उनको भगवाने में कामयाब हो गया। यह गिरिडीह की जनता को फैसला करना है। बहरहाल हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हम धन्यवाद करते हैं भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से हेमलाल मेहता जी थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। वक्त की पाबंदी है, न्यूज़ 11 है, खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।